अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्क्विंट के बारे में। स्ट्राबिस्मस, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस्ड आइज़, या हिंदी में आप कहिए भेंगापन, आँखों का तिरछापन, आँखों का भेंगापन। तो इस वीडियो में मैं आपको बच्चों के अंदर स्क्विंट में कौन कौन से लक्षण आते हैं या फिर एडल्ट में कौन कौन से लक्षण आते हैं, स्क्विंट होता क्या है, स्क्विंट किन कारणों से होता है, कौन कौन से ट्रीटमेंट के ऑप्शन हैं, क्या क्या एक्सरसाइज हैं, होम्योपैथी में इसका क्या समाधान है, उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, स्क्विंट यानी कि स्ट्राबिस्मस पर बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो ये है कि इसमें जो सारा खेल है वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स का है। आप ये जानना चाहेंगे ये एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स क्या होती है। दोस्तों, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स जो है हमारी आई को 6 एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल जो है सप्लाई करती हैं, मतलब उसको होल्ड करती हैं, जिसमें से 4 मसल जो है हमारी रेक्टाई मसल्स रहती हैं और 2 मसल्स जो है ऑब्लिक मसल्स रहती हैं। अब इसके अंदर क्या है, मसल्स भी है, साथ में इसके अंदर नर्व की सप्लाई भी रहती है, जैसे हम बोलते हैं नस की सप्लाई भी इसमें रहती है। तो जो नर्व सप्लाई रहती है वो एक तो है जो क्रेनियल नर्व रहती है, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड एब्ड्यूसेंस, 6 क्रेनियल नर्व रहती है। इनकी जो है सप्लाई भी इसमें रहती है। तो अगर एक सिंपल डेफिनेशन की बात की जाए तो वो ये है कि अगर हम जैसे एक आँख से, ये मान लिया ऑब्जेक्ट है, इसको हम इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारी दोनों आँखें यहाँ देख रही हैं। कभी कभी स्क्विंट वाले जो बच्चे रहते हैं या फिर एडल्ट्स रहते हैं, उसमें क्या रहेगा, एक आँख यहाँ देख रही होगी, एक आँख इस साइड से देख रही होगी, तिरछापन आ जाता है। तो ये क्या है, सही से उसको, मतलब एक जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उस पर दोनों आंखें एक साथ नहीं देख पाती हैं, यानी कि बात अगर कही जाए तो मिस अलाइनमेंट हो जाता है, दोनों आंखें एक साथ एक ऑब्जेक्ट पर नहीं ठहर पाती हैं, यही कहलाता है स्क्विंट यानी कि तिरछापन। और होता क्यों हो, इसमें जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स रहती हैं जो कि हमारी आई के मूवमेंट को और आईलिड के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाती हैं और हमारा जो देखने का, हमारी जो एक नॉर्मल पोजीशन रहती है उसके अंदर तब्दीली आ जाती है, वो बदल जाती है। तो इसे हम बोलते हैं स्क्विंट। स्क्विंट से आखिरकार दिक्कत क्या आती है, परेशानी क्या आती है स्क्विंट से। देखो, ऐसा है जैसे कि स्क्विंट यानी कि एक विज़न होता है जिसे हम बोलते हैं बाइनोकुलर विज़न। बाइनोकुलर विज़न की खासियत ये है कि जैसे ये हमारी आइज़ है, दोनों आँख ये अभी देख रही हैं, तो इनका मान लिया कुछ पोर्शन ऐसा रहता है जो दोनों आँखों से दिखता है, राइट से भी देखेगा, लेफ़्ट से भी देखेगा, दोनों आँखों से इतना दिखेगा, और राइट से इधर साइड का देखेगा, लेफ़्ट से इधर साइड का देखेगा। तो अगर हम राइट बंद कर दें तो इधर का जो पोर्शन है वो नहीं दिखेगा। डेप्थ परसेप्शन होता है, गहराई तक सही से हम देख पाते हैं बिकॉज ऑफ बाइनोकुलर विज़न। तो बाइनोकुलर विज़न इसमें प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है बिकॉज ऑफ, मतलब बाइनोकुलर विज़न नहीं हो, स्क्विंट होने की वजह से बाइनोकुलर विज़न प्रभावित होता है, हम लोग सही से नहीं देख पाते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स के बारे में। इसके टाइप्स क्या है, मतलब जैसे कि टाइप्स की बात की जाए तो टाइप्स में ये है, जैसे जनरली एक होता है हाइपरट्रोपिया। हाइपरट्रोपिया मतलब जैसे ये आइज है, अब आई ये ऊपर की तरफ मुड़ गई आपकी, तो ये कहलाएगा हाइपरट्रोपिया। यही आईलिड हमारी नीचे की साइड पे मुड़ गई तो ये कहलाएगा हमारा हाइपोट्रोपिया। अगर हम नोज़, ये हमारी नोज़ है, सीधे सीधे आपको देख रही है, ये नोज़ है, इसके साइड से हम बात करें तो अगर ये हमारा, ये जो हमारी आइज़ है, ये नोक की साइड पर इनसाइड पे अगर हमारी जो मुड़ जाती है तो इसे बोलते हैं ईसोट्रोपिया। और यही आइज़, यही आँख अगर नोज़ की साइड से इधर आउटसाइड की तरफ मुड़ती है तो इसे बोलते हैं एक्सोट्रोपिया। तो ये कुछ प्रकार हैं जो कि स्क्विंट के होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और अगर बात करें तो इसमें एक पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब दिक्कत और परेशानी, एक बहुत अजीब सी टेंशन की बात होती है कभी कभी बच्चों के लिए। अब छोटे छोटे बच्चों में जनरली ज़्यादा होता है ये, पैदाइश के बाद या फिर पैदाइश के कम से कम 6 महीने तक ये कंडीशन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। वैसे तो किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन बच्चों में ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो स्ट्राबिस्मस के ताल्लुक से एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये कहा जाता है कि जनरली पहले ये लोग कहते थे कि अगर जल्दी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया तो अब स्क्विंट हो गया, तिरछापन आ गया, भेंगापन आ गया, ये ठीक नहीं हो पाएगा। हाँ, अर्ली डिटेक्शन, जितना जल्दी आपको पता लग जाए, आप अपने बच्चे को जितना आसानी से उसको देख सकते हैं, आपको पता लग गया स्क्विंट है, ईजिली डायग्नोज है, आप डायग्नोजेबल है, हम लोग देख सकते हैं, हमें पता लग जाएगा। तो आप जितने जल्दी डायग्नोज कर लेंगे, समझ जाएंगे, तो उसका इलाज उतना ही मतलब जल्दी पॉसिबल है, आसान है।
और अब इस वीडियो के एक अहम पॉइंट पर हम जाते हैं, जो है हमारा साइन एंड सिम्टम यानी कि लक्षण के बारे में। और वो ये है कि जैसे जनरली तो अगर माइनर स्क्विंट है, माइनर स्ट्रैबिस्मस है, तो उसको पहचानना थोड़ा-सा नोटिस में नहीं आता, नहीं पहचान पाते। अगर थोड़ा-सा है और वो समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो अर्ली एज में ही समझ में आने लगता है कि क्या है कि एक आँख जो है फ़ोकस कर पा रही है, दूसरी आँख दूसरी साइड पे फ़ोकस कर रही है, तो हम इसको आसानी से हम पकड़ सकते हैं। फिर भी इसके कुछ अहम लक्षण हैं जिनको मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। तो उन लक्षणों को बताने से पहले मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ, कभी-कभी क्या होता है कि बच्चों के अंदर स्पेशली जब बच्चे थक जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तो उसमें क्या है, कभी-कभी वो क्रॉस्ड आई कर लेते हैं, अपनी क्रॉस आई कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को स्क्विंट है या फिर उनको स्ट्रैबिस्मस है, बल्कि वो ये है कि उनको थकान की वजह से हो रहा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है, तो फिर भी आप नज़दीकी डॉक्टर, आपका जो आई डॉक्टर है, आप उससे मिल सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं। तो दोस्तों, पहला लक्षण ये है कि एक आँख या दोनों आँख एक सेम ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं करते हैं, एक सेम ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं करते हैं। एक आँख इधर देख रही है तो दूसरी आँख दूसरी साइड देख सकती है। और एक ऑप्शन ये है, एक लक्षण ये भी हो सकता है कि बच्चे का डिफेक्टिव विज़न हो जाए, उसका जो विज़न है वो डिफेक्टिव हो जाए। और कंडीशन यहाँ तक भी बन सकती है कि अगर कभी-कभी बच्चा अपनी गर्दन को भी तिरछा कर लेता है और एक साइड में टिल्ट कर लेता है अपने हेड को, वो उसकी आँख क्योंकि सही से देख नहीं पाती है, ऑब्जेक्ट को सेट करने के चक्कर में वो अपनी गर्दन को तिरछा कर लेता है। ये भी सिम्पटम देखने को मिलता है। और एक सिम्पटम ये आता है कि अगर ब्राइट लाइट है, रोशनी ज़्यादा है, तो बच्चा कभी-कभी एक आँख को अपनी बंद कर लेता है। और क्या है कंडीशन, कभी-कभी बच्चे को डबल विज़न भी दिखाई पड़ता है और उसको कन्फ्यूज़न होती है विजुअलाइज़ करने में, देखने में, डबल विज़न भी उसको होने की पॉसिबिलिटी रहती है। जब लक्षण की बात चली, तो एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो ये है कि या तो ये स्क्विंट यानी कि स्ट्रैबिस्मस जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम भी प्रेजेंट रह सकता है, या फिर 6 मंथ लेटर ये चीज़ आ सकती है। दूसरा ये है कि स्क्विंट में एक वर्ड आता है लेज़ी आई। लेज़ी आई मतलब एम्ब्लायोपिया। इसमें क्या है, एक आँख, जैसे ये हमारा ब्रेन है और दोनों आँखों पे सप्लाई जाती है, नर्व सप्लाई रहती है, तो हमारा जो हम देखते हैं इसमें हमारे ब्रेन का प्लस आई का प्लस नर्व का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तीनों की एक एक मैकेनिज़्म रहती है जिससे हम देख पाते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है, ब्रेन जो आँख कमज़ोर होती है, जिस आँख पर जो आँख सही से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती, तो वो ब्रेन उसको इग्नोर करने लगता है, केवल एक आँख पर जो है फोकस ज़्यादा रहता है, तो विज़न जो है उसमें भी डबल-डबल होने लगता है, क्योंकि जो सिग्नल जाते हैं वो सही से नहीं पहुँच पाते हैं, जो आँख स से पूरी तरीके से मतलब फिट नहीं है। तो ये कंडीशन कहलाती है एंब्लियोपिया या फिर लेज़ी आई। लेज़ी आई भी स्क्विंट का एक एक बड़ा जो है लक्षण होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कॉजेज़ के बारे में, कारण के बारे में। इसके कॉजेज़, कारण क्या है, किन कारणों की वजह से स्क्विंट होता है, और आखिरकार ये अगर कारण हमारे समझ में आ जाते हैं, तो हम कैसे अपने बच्चों को या अपने आप को या अपनी फैमिली मेम्बर्स को बचा सकते हैं इस तरीके की बीमारी होने से, या फिर वो हमें जब उसकी नॉलेज हो जाएगी तो उसको हम कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर उसके लिए क्या-क्या सावधानियाँ बरत सकते हैं, या फिर हम उसमें कौन-कौन सी ऐसी एक्सरसाइज़ हैं या कौन-कौन से ट्रीटमेंट के ऑप्शन हैं जो हम अपने पेशेंट को दिला सकते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो पहला कारण ये है कि डिसऑर्डर इन द ब्रेन, यानी कि ऑप्टिक न्यूरोपैथीज़ या फिर हेरिडिटरी, आपकी फैमिली में चला आ रहा है, एक सिलसिला बना हुआ है पूरी फैमिली में, उसमें स्क्विंट की एक एक रनिंग हिस्ट्री है, या फिर कॉन्जेनिटल बाय बर्थ भी हो सकते हैं। या एक कारण ये भी हो सकता है कि क्रेनियल नर्व पाल्सी, जो क्रेनियल नर्व मैंने आपको बताया, उनके अंदर नर्व के अंदर डिफेक्ट आ सकता है, उसकी वजह से भी आपको स्क्विंट हो सकता है। और एक कंडीशन होती है रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब ये, हमारी आंखों पर जो लाइट आ रही है और लाइट पे जो हमारा लेंस है आंखों के अंदर, वो सही से उसको एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन और फोकस नहीं कर पा रहा, तो एक रिफ्रैक्टिव एरर की कंडीशन बन जाती है। और जो अदर कारण है वो ये है कि और कौन-कौन से, मायोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष, मायोपिया बहुत दूर का आपको नहीं देख पाता, या हाई मायोपिया है, या फिर आपको हाइपरमेट्रोपिया है, आपको जैसे निकट का पास का देख पा रहे हैं, दूर का आप जो है नियर साइटेडनेस जिसे बोलते हैं, या फिर एस्टिग्मेटिज्म है, आपको एस्टिग्मेटिज्म है। तो ये कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनकी वजह से आपको स्क्विंट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनी रहती है। रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से क्या होता है, जो इफेक्टेड आइज़ है, मान लिया हमारी लेफ़्ट आई जो इफेक्ट कर रही है, तो वो लाइट को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने आप को एक मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए इनसाइड, अंदर की साइड पर थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है, झुक जाती है,
और इसलिए उसमें स्क्विंट बन जाता है। दोस्तों एक अहम कंडीशन है हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस का मतलब ये होता है जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो CSF होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके अंदर ये मात्रा इसकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा बनने लगता है, एक फ्लूइड, एक प्रेशर बिल्ड करता है ब्रेन के अंदर, यानी कि हाइड्रोसेफेलस। जो एक बड़े बड़े से सिर के आपने बच्चे देखे होंगे, कुछ बच्चे हो जाते हैं हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन की वजह से भी स्क्विंट होने की पॉसिबिलिटी जो है बढ़ जाती है। और कुछ इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि मीजल्स का इन्फेक्शन अगर है, मीजल्स के इन्फेक्शन की वजह से भी स्क्विंट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और एक सिंड्रोम होता है जिसे हम बोलते हैं नूनन सिंड्रोम। नूनन सिंड्रोम एक तरीके की जेनेटिक कंडीशन है, जेनेटिक बीमारी है। इसमें कई तरीके का जो डेवलपमेंट होना रहता है, ये प्रिवेंट करती है, रोकती है नॉर्मल डेवलपमेंट को। तो नूनन सिंड्रोम भी हमारी स्क्विंट होने के लिए ज़िम्मेदार है कहीं कुछ हद तक। तो नूनन सिंड्रोम भी एक कॉज हो सकता है, मीजल्स भी एक कॉज हो सकता है। तो ये थे इसके कारण। अब लास्ट में दोस्तों हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन, यानी कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं स्क्विंट को रोकने के लिए, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ईजिली डायग्नोसिस। अगर आपको पहले पता लग जाता है, पहले कंफर्म हो जाता है कि हाँ हमारे बच्चे को जो है स्क्विंट है इस ट्रबिस में से, तो आपको चाहिए कि तुरंत उसका इलाज शुरू करा दें ताकि फिर वो जल्दी से जल्दी कंट्रोल में। अगर हमें जल्दी पता लग जाता है तो इसके जो कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि एम्ब्लायोपिया, लेजी आइज़, अगर हमें जल्दी पता लग जाएगा, जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा तो लेजी आई में तब्दील नहीं होगा, लेजी आई वाले सिम्टम नहीं आएंगे। तो पहला जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो ही है ग्लासेस। ग्लासेस पहन सकते हैं आप, आपके बच्चे को या फिर कोई भी पेशेंट है वो ग्लास पहन सकता है। अगर वो हाइपरट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस यानी कि हाइपरट्रोपिया की वजह से हुआ है और उसका ग्लास यूज़ हमने कर लिया जिसकी वजह से आँख हमारी सिकुड़ रही थी या फिर तिरछी हो रही थी, तो वो वहाँ रुक जाएगा। एक ऑप्शन हमारे पास है आई पैचेज़। आई पैचेस भी रहते हैं जो लगाए जाते हैं। इसका क्या कंसेप्ट है, वो ये है कि जैसे मैं आपको बताऊं, मान लिया किसी पेशेंट की ये लेफ़्ट आई वीक है, ठीक है, लेफ़्ट आई वीक है और राइट आई ठीक है, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि आई पैचेस देते हैं। तो उसमें क्या है, इस आई पैच इस पे लगा दिया राइट आई पे, ठीक है, इसको बंद कर दिया 20-25 मिनट के लिए या जितनी भी देर के लिए एक्सरसाइज करने को बोलेंगे, और लेफ़्ट आई को छोड़ दिया। तो आई पैचेस क्या है, ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, ब्रेन जो हमारा, मैंने बताया कि ब्रेन, नर्व्स, आई, ये मिल कर के हमें विजुअल जो परसेप्शन जो हम देखते हैं वो इसमें सारा इन चीज़ों का रोल रहता है। तो जो पुअर आई होती है, जिसकी आई मतलब जो जिसकी कंडीशन ख़राब रहती है, तो ब्रेन इसको इग्नोर करता है, सिग्नल वो राइट साइड की तरफ भेजेगा और राइट साइड डोमिनेंट होती चली जाएगी, उससे आपको सही दिखेगा, ये डाउन होती चली जाएगी। तो इसके लिए एक आई पैचेज की एक्सरसाइज डॉक्टर बताते हैं स्क्विंट को मतलब सही करने के लिए। वो ये है कि अगर आपने इसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया, अब इसको लाइट नहीं मिल पा रही है, तो अभी ठीक है आपके यहाँ, तो इसको प्रमोट किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन ये आप इस पे एक्सरसाइज क्या है, इस पे तो बेहतर एक्सरसाइज ये है कि आप चाहे कोई कलर पेंटिंग कर सकती हैं। मान लिया कोई बुक है वो जो बच्चों वाली रहती है, जो पेंटिंग वेंटिंग कुछ भी किसी तरीके की पेंटिंग आप कर सकती हैं। पेंटिंग आप करेंगे तो उससे क्या है, आपका हाथ भी चलेगा और आपकी जो वीक आँख है वो भी चलेगी। इस तरीके से 20-25 मिनट डेली अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें क्या है, आपकी आँख की जो वीकनेस है वो दूर होगी और हल्के 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 आपका जो स्क्विंट की समस्या है उसको काफ़ी हद तक आपको समाधान मिल जाएगा। क्योंकि ब्रेन क्या करेगा, फिर इन्फॉर्मेशन कमज़ोर वाली आई पर देगा और फिर हल्के हल्के वो मजबूत होती चली जाएगी और स्क्विंट स्ट्रैबिस्मस की कंडीशन हल्के हल्के आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये आई पैचेस का कॉन्सेप्ट ये भी काफ़ी बेहतर है। दूसरा ग्लास वाला मैंने बताया वो भी है। तीसरा ऑप्शन ये है ट्रीटमेंट ऑप्शन, एक एक्सरसाइज भी आती हैं। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि होम्योपैथी क्या कर सकती है इसमें, स्क्विंट में, स्ट्रैबिस्मस में, यानी कि भैंगेपन में होम्योपैथी का क्या रोल है। दोस्तों बहुत सारी मेडिसिन है जो होम्योपैथिक में है और जो स्क्विंट को ठीक कर सकती हैं, ठीक है। अब चाहे उसमें आप जो भी और अदर ऑप्शन है उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लास हो गया, आई पैचेस हो गए, या हाँ एक मैं भूल गया, एक ट्रीटमेंट का ऑप्शन और है। वो ट्रीटमेंट ऑप्शन है बोtulinum इंजेक्शन। कुछ डॉक्टर बोtulinum इंजेक्शन जो रहता है वो आई में यहाँ पर इस तरीके से वो लगा देते हैं। उसमें क्या आता है, एक तरीके की जो मस्कुलर एक्टिविटी रहती है उसको वो कंट्रोल करता है। तो कुछ डॉक्टर उसको भी यूज़ करते हैं बोtulinum इंजेक्शन का, वो मैं बताना आपको भूल गया था। अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथी में। तो होम्योपैथी ये क्या है, एक इसका देखिए क्या अलग अलग कॉज, बहुत सारे कॉज मैंने आपको बताए। अब इतने सारे कॉज हैं, एक पर्टिकुलर मेडिसिन, एक दवा हर एक पेशेंट के लिए नहीं हो सकती। हर कॉज के हिसाब से दवा जो है अलग अलग होती है। वो पेशेंट की केस देखने के बाद ही समझ में आ पाता है, उसकी रिपोर्ट्स देखने के बाद, उससे वीडियो कंसल्टेशन करने के बाद, या फिर वो डायरेक्ट क्लिनिक पर आए उसके बाद ही समझ में आ पाता है।
उसके बाद ही उसको दवा दी जाती है, फिर हल्के हल्के फॉलोअप लिया जाता है, उसके बाद रिज़ल्ट मिलता है। तो अगर आपकी फैमिली में या फिर आपके रिलेशन में कोई भी इस तरीके का पेशेंट है और आप उसको होम्योपैथी द्वारा ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप उस पर अपनी सारी डिटेल सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और हमसे बात भी कर सकते हैं। तो सुनने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।